हम लोग हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एंजाइम्स का जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट करने लगे। इसमें कुछ आपके स्टेप्स आएंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स रिएक्शंस के। ये दरवाजा बंद कर दो। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर ईएस कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है। ईएस कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को पहले भी, जब मैंने बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को दिया था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, उसमें मैंने आप लोगों को एंजाइम का सारा जो है वो बताया था कि किस तरीके से फूड मॉलिक्यूल आता है और किस तरीके से वो एंजाइम पे अटैच होता है और किस तरीके से फिर वो आगे टूटता है और प्रोडक्ट बन जाती है। ठीक है, ये सेम वही चीज है कि आप लोगों का जो एंजाइम का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो परमिशन देता है, वो इजाजत देता है उसको, सबस्ट्रेट को, और सबस्ट्रेट आके एंजाइम के ऊपर लग जाता है। मैंने कल भी बताया कि सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट वो फूड मॉलिक्यूल है जो कि हम लोग खाने में लेके जाते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, वो प्रोटीन भी हो सकता है, वो आपका लिपिड भी हो सकता है, वो विटामिन भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एंजाइम, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं। अब हम लोगों ने खाना खाया है तो डेफिनेटली सारे के सारे एंजाइम्स तो एक्टिव नहीं होंगे ना। कुछ ऐसे एंजाइम्स एक्टिव होंगे जिनका एक्टिव होने का एक्चुअली काम है। ठीक है, तो वो कौन से एंजाइम्स हैं जो एक्टिव होंगे। वो आपके वो एंजाइम्स हैं। अगर आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं तो कार्बोहाइड्रेजेस एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिव होंगे। अगर आपने प्रोटीन्स खाए हैं तो प्रोटीएजेस एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिव होंगे। लिपिड्स खाए हैं तो लाइपेजेस एंजाइम्स एक्टिव होंगे। तो अगर आप लोगों ने, लेट्स सपोज आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट खाया है और साथ प्रोटीन खाया है, रोटी खा ली और साथ फिश खा ली, आप ये समझ लो, या चावल खा लिए और साथ फिश खा ली, तो आप लोग ये समझ लो कि आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को अपनी बॉडी में लेके जा रहे हो। अब जैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन आपकी बॉडी में एंटर होते हैं, आपके मुंह में जाते हैं, तो साथ ही आपका ब्रेन जो है वो सिग्नल दे देता है एंजाइम्स को कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं। तो जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं वो फौरन से क्या हो जाते हैं, एक एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएजेस और कार्बोहाइड्रेजेस एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये एंजाइम जो है उसके ऊपर आके, सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के ऊपर आके लगता है और एक ईएस कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यहाँ आप अपने बुक में भी देख रहे होंगे, ऑनलाइन बच्चों को भी मैं बता रही हूँ कि ये जो ईएस लिखा हुआ है, E+S, ये बेसिकली क्या है। ये एंजाइम है और ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट है। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो हमारे पास एक सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा विच इज कॉल्ड ईएस कॉम्प्लेक्स। ये कैसे एक दूसरे के साथ अटैच होंगे वो मैं आपको इधर बताती हूँ एक डेफिनेशन के थ्रू। ठीक है, ये एंजाइम था। ठीक है, आपके आगे आप लोग देखो वहां पे एंजाइम की, और यहाँ पे यही चीज, हाँ, एंजाइम पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आकर रेड कलर का जो है, पहले पहले जो है, हाँ जी, एंजाइम पड़ा हुआ है। और एंजाइम के ऊपर आगे क्या लग रहा है, आने वाला आप लोगों का खाना, फूड मॉलिक्यूल, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो लिपिड है, चाहे वो कुछ भी है, जो आप लोगों ने खाना खाया है वो आके इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो सबस्ट्रेट, अब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में अटैच हो गए, इजीली क्या बन गया, ईएस कॉम्प्लेक्स बन गया कि नहीं बन गया। जब एंजाइम्स और सबस्ट्रेट आपस में अटैच होंगे तो बन गया ईएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब जो है ईएस कॉम्प्लेक्स बन गया, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि रिएक्शन यहीं पे रुक गया। ईएस सबस्ट्रेट ने उसके ऊपर लगना है। सबस्ट्रेट उसके ऊपर लग क्यों रहा है, बेसिकली टूटने के लिए लग रहा है कि एंजाइम उसको इजीली तोड़ देगा और हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने वो प्रोडक्ट लेने के लिए क्या करना है कि एंजाइम जो है, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्स्ट्रेट यस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस बात की समझ आ गई। उसके बाद है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट आप लोगों की वो साइट होती है जिसके ऊपर बेसिकली ये एंजाइम ऐसे पड़ा हुआ है, मेरे हाथ की तरफ देखें, ये एंजाइम ऐसे पड़ा हुआ है उधर आपके बुक में। ठीक है, इसके ऊपर आके क्या लग रहा है, सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है।
वो सबसेट्रेट इधर अटैच क्यों नहीं हो रहा, वो सबसेट्रेट इधर अटैच क्यों नहीं हो रहा, वो दरमियान में जो एक्टिव साइट है उसके ऊपर अटैच हो रहा है। तो जो ये वाली दरमियान वाली साइट है उसके ऊपर अटैच होगा, उसको क्या कहेंगे, एक्टिव साइट कहेंगे। ये वाली जो साइट होगी उसको क्या कहेंगे, एक्टिव साइट कहेंगे। आपके सारे का सारा एंजाइम जो है वो एक्टिव नहीं होता, एक साइट एक्टिव होती है और उस पे ही जाके सबसेट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो एक्ट करता है, अटैच होता है, उसको एक्टिव साइट का नाम दिया जाता है। ठीक, एक चीज होगी। दूसरा, जब सबसेट्रेट ऊपर जाके लगेगा तो डेफिनेटली वो टूटेगा। तो जो ES कॉम्प्लेक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, EP में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द एंजाइम। तो उसके बाद ये चीज सारी वो आगे जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी इसमें समझा चुकी हूँ कि एंजाइम सबस्ट्रेट जाके लगता है एंजाइम के ऊपर, फिर एंजाइम जो सबस्ट्रेट लगा होता है वो टूटता है और दो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन दिखाया दिखाया गया है, E+S, मतलब के ई और एस आपस में अटैच हुए और ES कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद EP कॉम्प्लेक्स बना, EP कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट्स टूटे तो एंजाइम्स और प्रोडक्ट्स आपस में अलग अलग हो गए, E+, जो EP था वो E+P हो गया। ठीक है, ये सारा जो है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा है अंदर आपकी बॉडी के। उसके बाद है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में कुछ एंजाइम की केमिकल नेचर है। एंजाइम की केमिकल नेचर में आप लोगों को सिर्फ ओपो एंजाइम और इसमें सिर्फ आप लोगों को सारा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग इसमें डेफिनेशंस करोगे। क्या करोगे, डेफिनेशंस करोगे। अच्छा, जब आपके पास नॉन प्रोटीन पार्ट और आपके पास जो आपके पास अगर नॉन प्रोटीन पार्ट और अगर आपके पास प्रोटीन पार्ट आपस में अटैच हो रहे हैं, ठीक है, एंजाइम ने बनना है और एंजाइम दो चीजों से मिलके बन रहा है, एक प्रोटीन पार्ट है और एक क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। जब वो आपस में अटैच होंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, हमारे पास एक ये एंजाइम की एक नेचर है। ठीक है, ये प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट है। अगर उसमें जो प्रोटीन पार्ट है वो क्या कहलाएगा, ओपो एंजाइम कहलाएगा, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो क्या कहलाएगा, को एंजाइम कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, को एंजाइम कहलाएगा। उसके साथ साथ वो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहलाएगा, को फैक्टर भी कहलाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, आपके नोट्स में मार्क कर दिया हुआ है। अच्छा, अब मतलब कि एंजाइम, अगर एंजाइम की नेचर ये है कि एंजाइम बेसिकली क्या होता है, प्योर प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है, लेकिन अगर एंजाइम में थोड़ा सा नॉन प्रोटीन पार्ट ऐड हो जाता है, ठीक है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब उसकी नेचर चेंज हो जाएगी कि वो जो प्रोटीन प्योर एंजाइम था वो अब प्योर एंजाइम नहीं रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा, या तो को फैक्टर्स बन जाएंगे या वो एपो एंजाइम बन जाएगा या हेलो एंजाइम बन जाएगा। अगर तो उसमें जो प्रोटीन कंपोनेंट होगा उसको एपो एंजाइम कहेंगे, और जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होगा एंजाइम में उसको हम लोग क्या कहेंगे, को एंजाइम्स कहेंगे, को फैक्टर भी कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कह सकते हैं। उसके बाद है जी आप लोगों का होलो ग्रुप। जब ओपो एंजाइम्स और नॉन प्रोटीन पार्ट आपस में अटैच होते हैं तो हमारे पास एक होलो एंजाइम बनता है। जब ओपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास एक होलो एंजाइम बनता है। तो ये चीजें आगे इसकी एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, विटामिन बी एंड मेटालिक आयंस जो हैं इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है को फैक्टर्स। जितने भी इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं वो बेसिकली को फैक्टर्स होते हैं, और वो यहाँ पे लिखे हुए हैं ऊपर। फेरस है, ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये इसके एग्जांपल्स हैं इनऑर्गेनिक आयंस की। उसके बाद कोएंजाइम आ जाता है। कोएंजाइम में ऑर्गेनिक और मेटेलो आयंस आ जाते हैं जिनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम भी दिया जाता है। जब कोएंजाइम दोनों को फैक्टर जो है वो टाइटली बाउंड हो जाते हैं किसी भी एंजाइम से, वो फैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट है ना, तो जब वो किसी भी एंजाइम से क्या हो जाएगा,
किसी भी प्रोटीन पार्ट से टाइटली बाउंड हो जाएगा तो हम उसको कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये आप लोगों की बुक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब को फैक्टर एंड को एंजाइम टाइटली बाउंड हो जाते हैं किसी भी एंजाइम प्रोटीन के साथ, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। जैसे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, और कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हुए हम लोगों ने ये कहा था कि साइंटिस्ट ने डिफरेंट कैटेगरीज में डेफिनेटली हम हर कार्बोहाइड्रेट को एक एक करके नहीं पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बहुत ज्यादा एंजाइम्स होते हैं चीजों को, खानों को तोड़ने के लिए, तो हम हर एंजाइम को एक एक करके नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम उनकी नेचर की बेस पे उनकी क्या कर देते हैं? ग्रुपिंग कर देते हैं, क्लासिफिकेशन। अब मैं एक बच्चे को अलग से पढ़ाऊं, दूसरे को अलग से पढ़ाऊं, तीसरे को अलग से पढ़ाऊं, ऐसे तो नहीं कर सकती। या एक बच्चे को अलग से प्रैक्टिकल परफॉर्म कराऊं, दूसरे को अलग से परफॉर्म कराऊं। मैं क्या करती हूँ? ग्रुप्स बनवा देती हूँ, ठीक है। ग्रुप्स के थ्रू फिर मैं उनको समझाना स्टार्ट कर देती हूँ। लड़कियों की अलग जेंडर है, उनका अलग ग्रुप बना देती हूँ। उसमें कैटेगरीज डिवाइड, लड़कों में कैटेगरीज डिवाइड कर देती हूँ। जिन्होंने लैब कोट्स पहने होते हैं उनका अलग ग्रुप बनवा देती हूँ, जिन्होंने नहीं पहने होते उनका अलग ग्रुप बनवा देती हूँ, ठीक है। इसी नेचर की बेस पे, इन कैटेगरीज की बेस पे ही एंजाइम को भी क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। जैसे आप लोगों की क्लास क्लासिफाई होती है ना ड्यूरिंग प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस, वैसे ही आप लोगों के एंजाइम्स और ये सारा कुछ जो है ना क्लासिफाई होता है। सबसे पहले इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो ऑक्सीडो रिडक्टेसिस है, ट्रांसफरेसिस है, हाइड्रोलेसिस है, लाइसेसिस है, आइसोमेरेसिस है, लाइगेसिस है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो कल, लेकिन मैंने आज आपको इनका थोड़ा सा इंट्रो दे दिया है कि बेसिकली ये होते क्या है, हम लोग इनको कैसे जो है वो करते हैं, किस बेस पे बेसिकली हम लोग इनको सेपरेट करते हैं। जहां तक कोई क्वेश्चन हो पड़ो तो और फिर मुझसे पूछो।